इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की दूसरी लहर में एक ऐसा नया खतरा सबके सामने आ गया है जो पहली लहर में था नहीं। इस खतरे का नाम बताया जा रहा है ब्लैक फंगस। कई मरीजों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है तो कई मरीजों की आंख तक निकालनी पड़ रही है। जो कोरोना पीड़ित हैं और जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, दोनों तरह के लोग ब्लैक फंगस के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। ब्लैक फंगस के खतरे से कैसे बचें, ये बताने के लिए देश के 3 बड़े डॉक्टर्स, 3 बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्स के प्रोफेसर राजेश मल्होत्रा, नेशनल टास्क फोर्स की सदस्य डॉक्टर सुमित्रा रावत और अपोलो हॉस्पिटल के ईएनटी विशेषज्ञ राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ हैं। उन्हें सुनिए और ब्लैक फंगस से कैसे बचना है ये आपको बताएंगे। डॉक्टर राजेश, फिलहाल डॉक्टर राजेश हमारे साथ हैं। जो ब्लैक फंगस को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि ब्लैक फंगस है क्या, इससे कितना डरना है। हेलो डॉक्टर राजेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। तो ब्लैक फंगस जो कह रहे हैं हम लोग, ये एक म्यूकरमाइकोसिस नाम की फंगस है और ये होती है ऑलवेज हवा में तो होती ही है, लेकिन उन लोगों में आके बैठ जाती है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। और अभी ये देखा जा रहा है कि कोविड के बाद में जिन लोगों को ये कोविड से रिकवर कर रहे हैं या साथ साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी है, जैसे जिनको डायबिटीज़ है या फिर कोई रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई इस तरह की बीमारियां साथ में है, तो कोमॉर्बिड कंडीशन, इम्यूनिटी जिसकी लो हो, ऐसे लोगों को ये हवा में रहने वाले ये स्पोर्स आके वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ पर लोकली ग्रो करके और उसके आसपास के एरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर नाक में गए तो वहाँ से साइनस में चले जाते हैं और साइनस में से नीचे जाते हैं तो जबड़ों में और जो दांत के ऊपर की लाइनिंग है उसमें चले जाते हैं, और अगर ऊपर की तरफ गए तो आँख में जाती है और ज़्यादा पीछे चले गए तो ब्रेन तक जा सकता है। इसलिए ये जो ब्लैक फंगस है या म्यूकरमाइकोसिस है जो कि हवा में ही रहता है, पर इनको हमें बचाव ये करना है कि ये अंदर नाक में जाए नहीं, और जाए तो निकल जाए और साइनस में या आगे कहीं पहुँचे नहीं। जैसे ही ये पता चलता है कि किसी को कोई तकलीफ है, पोस्ट कोविड है, और उसको दांत में दर्द होना या आंख में डीप सीटेड पेन होना या चेहरे पे दर्द होना या चेहरे पे सूजन आनी या आंख पे सूजन आनी या हेडेक होना, ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं और अपना एग्जामिनेशन करवाएं। नाक में एंडोस्कोप द्वारा देखने से ये पता चल सकता है कि अंदर फंगस शुरू हुई है या नहीं। अंदर से स्वाब लेना पड़ सकता है, और जो भी एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन है या जो हम बोलते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन को, उसको रेडियोलॉजिकल और बाकी उसकी हिस्ट्री के साथ में मैच करके और फिर बाद में बायोप्सी या माइक्रोबायोलॉजी से उसे प्रूव करना पड़ता है कि ये फंगस है। ज़्यादातर चीज़ें को हम लोग क्लिनिकली पता कर सकते हैं कि ये पॉसिबली ब्लैक फंगस है और उसकी ट्रीटमेंट उसी हिसाब से तुरंत चालू की जा सकती है। तो ये सिम्टम्स इस तरह के जो आप बता रहे हैं, अगर ऑब्जर्व करते हैं लोग तो फिर उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके बाद ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। डॉक्टर सुमित्रा रावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल टास्क फोर्स की सदस्य हैं। डॉक्टर सुमित्रा, जिस तरह के सिम्टम्स बताए जा रहे हैं, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो सिर्फ कोरोना वाले नहीं, नॉन कोविड पेशेंट्स में भी अक्सर देखने को मिलता है। तो क्या ब्लैक फंगस ये समझा जाए कि सिर्फ कोविड से रिकवर हो चुके या कोविड पेशेंट्स को होता है, या नॉर्मली भी किसी को हो सकता है? हाँ जी, हमें यह देखना है कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होने चाहिए। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, अगर कोई कोरोना से रिकवर कर रहा है और कोरोना के टाइम पे अगर वो आईसीयू में एडमिट रहा है, उसको डायबिटीज है और उसने स्टीरॉइड कोरोना ट्रीटमेंट में हाई डोज में लिए हैं, उनको कैंसर है या पोस्ट ट्रांसप्लांट है, तो ये हाई रिस्क हैं। तो इसमें उनको जरूर एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे कि मेरे कोलीग ने भी बोला है कि आप जब रिकवर होके घर आए, सारी चीजें देखें। साइनसाइटिस के लिए अगर आपकी नाक ब्लॉक तो नहीं है और आपको नाक के यहाँ अंदर की तरफ काले रंग का डिस्कलरेशन तो नहीं है, दांतों में पेन तो नहीं है, और फिर डबल विजन तो नहीं हो रही है, आपको देखने में दिक्कत ना हो रही हो, डबल विजन, ब्लड विजन, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है आपको फीवर तो नहीं है, कोई स्किन लीजन जो काले काले या स्किन चेंजेस तो नहीं है। ये जो चीजें हैं
इसको मिस नहीं करना है। अगर थोड़ा भी दांतों में पेन है या कोई डिस्कलरेशन है या नाक ब्लॉक है, डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका एग्जामिनेशन करेगा, वहां से स्वैब लेगा और उसके बाद एक स्पेशल स्टेनिंग होती है, वो करते हैं। नाक को भी देखेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों को भी देखेंगे। एक एंडोस्कोपी जो नेजल एंडोस्कोपी होती है वो करके देखते हैं, और साथ में एमआरआई स्कैन की भी जरूरत अगर डॉक्टर कहते हैं तो वो है। और इसके लिए वही है कि जब आप रिकवर करें, और ये सब तभी होता है आप जब गंदगी में रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब कोरोना हो जाता है नहाना कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं टायर्डनेस के कारण। तो उसमें वही है, आपको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, रेगुलर बाथ लेना है, एंड जो क्लीन स्टेराइल वाटर से वो जो ऑक्सीजन थेरेपी आप लेते हैं वो स्टेराइल वाटर से लीजिए। गंदी चीजें यूज ना करिए, और रिकवर करने के बाद आप वहां मत जाइए जहां पर डस्ट वगैरह ज्यादा है, जहां पर कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो आपको ये सब एहतियात बहुत जरूरी है। सर, बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातें आप बता रहे हैं, जो अक्सर न सिर्फ कोविड पेशेंट्स को, आमतौर पर हर एक इंसान को ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, पर्सनल हाइजीन। डॉक्टर राजेश, आप खुद ईएनटी विशेषज्ञ हैं और ज्यादातर जो इसके सिम्टम्स हैं वो ईयर, नोज, थ्रोट, चेहरे पर देखने को मिल रहा है। एक बड़ी वजह बताई जा रही है ओरल हाइजीन की वजह से भी ये फंगस फैलता है। जी, अब इसमें सबसे पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो म्यूकर के स्पोर्स जो हवा में आते हैं ये पैदा कहाँ पे होते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो हमारे घरों में और होटल्स वगैरह में जो किचन का जो वेस्ट होता है, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, वेजिटेबल वेस्ट अगर किसी एक जगह पे ज़्यादा दिन रह गया या 2 दिन 3 दिन रह गया तो उसके अंदर ये म्यूकर माइकोसिस वाले फंगस डेवलप होते हैं और उसके स्पोर्स फिर वहाँ से हवा में उड़ते हैं और फिर नाक में या मुँह में या सब जगह जाते हैं। इसलिए जैसा सर ने कहा कि पर्सनल हाइजीन मतलब क्लीनलीनेस खुद की और अपने सराउंडिंग की दोनों बहुत ज़रूरी है। तो जब वो क्लीनलीनेस रहेगी तो ये सब के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जहाँ तक पर्सनल मतलब ओरल कैविटी की बात करते हैं तो ओरल कैविटी में भी क्या है कि रेगुलरली अब गर्म पानी से उसको वॉश करते मतलब वार्म गार्गल्स करते रहें, गर्म पानी थोड़ा सा पिएं। नाक के अंदर में भी नेजल हाइजीन की बहुत ज़रूरत है ना। जिसको कोविड से रिकवर हुआ है या जिसको कोविड हुआ है, इस सेकेंड वेव में ये देखने को मिल रहा है कि ये स्ट्रेन जो भी है इस स्ट्रेन से म्यूकोजल इडिमा कुछ ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट वेव में भी म्यूकोरमाइकोसिस था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन कुछ कम मात्रा में था। इस सेकंड वेव में उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इस स्ट्रेन के चक्कर में जितनी भी म्यूकोजा नाक की और साइनस की है या अपने पूरे एयरवे की है, यहाँ तक कि लंग्स तक की, तो वो म्यूकोजा में सूजन कुछ ज़्यादा आती है। जब सूजन ज़्यादा होती है तो म्यूकोजा की जो नॉर्मल सीलियरी एक्शंस हैं, जो कि कोई भी गंदगी वहाँ पर आके बैठती है तो उसको वो बाल जैसे जो कण होते हैं वो उसको हटा देते हैं, उसको वहाँ से साफ कर देते हैं, वो प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो वो प्रक्रिया बंद होने से क्या है कि स्पोर्स वहाँ घर कर जाता है। और जैसा सर ने बताया कि जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज़ है, ट्रांसप्लांट हुआ है या ऐसी कोई तकलीफ है, तो ऐसे लोगों को जब वो घर कर जाता है तो उसकी वैसे ही शुगर ज़्यादा हो गई होती है या स्टेरॉइड लिया है तो शुगर हो गई है या शुगर पहले से ही है, तो ऐसे लोगों में उसको एक ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाता है इस म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स को, और वो वहाँ पे फैलने लगता है और फैलता है तो आसपास में जाने लगता है। इसीलिए नाक का जो है नेजल केयर बहुत ज़रूरी है, ओरल केयर बहुत ज़रूरी है, सराउंडिंग क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। ओरल केयर के लिए जैसे बोला कि वार्म वाटर गार्गल्स या कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप गार्गल्स कर सकते हो। और नाक के लिए क्या है कि नाक को रेगुलरली वॉश करते रहना है, जो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन है। आम भाषा में अगर कहें तो 1 गिलास गर्म पानी, उसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच खाने का सोडा, ये एक अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाता है। इससे नाक को धोएं, दोनों तरफ नाक के छिद्रों में उसको डालें, उसके लिए एक रेडीमेड पिचकारी जैसा आता है, उससे ये नेजल वॉश करें। तो नेजल वॉश करने से क्या है कि अंदर की जो अगर कोई स्पोर आके बैठा है तो वो वॉश आउट होता है, या फिर वहाँ का जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन पीएच में नॉर्मली ये फंगस ग्रो नहीं करता है।
तो जिन लोगों को हम लोग देखते हैं कि म्यूकोजल एडिमा ज़्यादा है या कोविड के बाद में आते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी इन सबको बोलते हैं कि आप नेजल केयर किया करो, ओरल केयर किया करो, यानी ओवरऑल हाइजीन का ध्यान देना, इस फंगस से, इस ब्लैक फंगस से बचना बहुत जरूरी है। एम्स से डॉक्टर राजेश मल्होत्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेश, क्या वजह थी कि पहले वेव में भी बताया जा रहा है ब्लैक फंगस था, लेकिन उस समय इतना डोमिनेंट, इतना प्रोमिनेंट नहीं था? क्या वजह है कि दूसरे वेव में कोरोना जितना ही डर अब ब्लैक फंगस से भी होने लगा है? जी ज्योति, बिल्कुल ठीक बात है। पहली वेव में इतने ज्यादा केसेस नहीं थे। दूसरी वेव में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा केसेस इसके अब आने शुरू हो गए। उसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि एक बहुत ज्यादा केसेस सेकेंड वेव में पहली वेव के मुकाबले हुए हैं। दूसरी बात है कि दूसरी वेव में बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल हुआ है और बड़ा इनडिस्क्रिमिनेट इस्तेमाल हुआ है। तो स्टीरॉइड के इस्तेमाल से बहुत सारी और प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो स्टीरॉइड से शुगर्स बहुत हाई हो जाती है, और हम ये जानते हैं कि जिन लोगों की शुगर बहुत हाई रहती है उनको ये ब्लैक फंगस जल्दी पकड़ता है। जिनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड रहती है उन लोगों को ये फंगस कम पकड़ता है। तो ये बात इनएप्रोप्रिएट एंड इनडिस्क्रिमिनेट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, उसकी टाइमिंग गलत, उसकी डोजेस गलत, उसकी ड्यूरेशन गलत। और अगली बात यह है कि जब इम्यूनिटी कम हो जाती है उस समय पे बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और भी जाती हैं। तब उनको काउंटर करने के लिए हमें जब एंटीबायोटिक या एंटी फंगल एजेंट देने पड़ते हैं तो उनके ऊपर से ये म्यूकरमाइकोसिस का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो इस बार, और एक और जो जैसे अभी मेरे जो हम नाम है डॉक्टर राजेश दूसरे, उन्होंने कहा कि थोड़ा इसमें इस स्ट्रेन का भी अंतर हो सकता है कि इस स्ट्रेन से अगर प्रेफरेंशियली जो नाक में जो अगर म्यूकोजल एडिमा ज्यादा हो रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन जैसे ये कहा गया कि मास्क का इस्तेमाल डिस्चार्ज के बाद भी, जो शुगर कंट्रोल है, क्योंकि ये डिस्चार्ज के बाद भी 2 से 4 हफ्ते तक ये म्यूकरमाइकोसिस देखा जा सकता है। तो आप अस्पताल से ठीक होके चले गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए। और उस टाइम पे भी आपके लिए धूल से जगह से बचे रहना, और जैसे ये कहा गया कि गली हुई लकड़ी, गले हुए फल, गले हुए सब्जी जो है ये घर के प्रेमिसेस से बिल्कुल दूर रखना, भी ऐसा आधा पानी वगैरह आसपास नहीं होना चाहिए। और शुगर्स जो है सबसे जरूरी है, पूरी तरह से कंट्रोल रहना चाहिए। आपको अपने आप को, अगर आपने रिकवर किया है, हाई डोज स्टेरॉइड मिले, आप आईसीयू में रहे जी, क्योंकि इसका रिस्क इस वेव में बहुत ज्यादा है। ये वजह आप बता रहे हैं कि क्यों सेकंड वेव में इस बार ब्लैक फंगस ज्यादा देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर ओवरऑल आई होप कि जो दर्शक हैं वो भी ये समझ रहे हो, आसपास जो हाइजीन है, फल और सब्जियों के भी जो बच जाते हैं हिस्से, उसमें अगर 2-3 दिन वो रह जाए तो जो फंगस नुमा चीजें नजर आती हैं, ये एयरबोर्न भी हो सकता है, शुगर पेशेंट्स को ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इन तमाम चीजों से बचने की जरूरत होती है। डॉक्टर विश्वकर्मा, आपसे यही समझना चाह रहे थे हम कि इस बार क्योंकि ये बहुत ज्यादा असर कर रहा है ब्लैक फंगस, लोग कैसे समझें कि वो ब्लैक फंगस से बच सकते हैं? जो डूज और डोंट्स हैं वो क्या है? सबसे पहला, जैसा कि सर ने बताया कि क्लीनलीनेस अपने आप की और अपने सराउंडिंग्स की। तो क्लीनलीनेस जब हम अपने आप की बोलते हैं तो हमारी ओरल हाइजीन, हमारी नेजल हाइजीन, ये 2 मेंटेन होनी चाहिए, और पूरी ओवरऑल टोटल हाइजीन, जैसे सर ने बताया कि नहाना धोना, पूरा साफ सफाई रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। अपने कपड़े जो पहनते हैं वो भी उसे एक दिन पहन के दूसरे दिन फिर कंटिन्यू ना करें, दूसरे दिन नए कपड़े पहने, मतलब अपना टोटल हाइजीन जो है वो ठीक से रखें। अपने घर के अंदर जो बिस्तर हैं वो भी रोज बदलते रहें, क्योंकि जैसे ही इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, इनको हर जगह से आ सकता है स्पोर। इसलिए क्लीनलीनेस अपने आप की, अपने सराउंडिंग्स की, खास करके अपने किचन वेस्ट की, अपने घर के आसपास की गंदगी है वो सब ना हो, तो क्लीनलीनेस सबसे पहली चीज हो जाती है। उस क्लीनलीनेस के अंदर में, जैसा अभी सर ने बताया कि मास्क, तो मास्क तो कोविड से ठीक होने के बाद भी पहनना जरूरी है, क्योंकि कोई भी ये फंगस है वो एंट्री पॉइंट तो आपका नाक और मुंह ही है। तो नाक और मुंह अगर प्रॉपरली कवर्ड रहेगा तो ये फंगस अंदर एंटर ही नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले हमें उसे एक अवरोध पैदा करना पड़ता है, जो कि मास्क से ही होगा, और दूसरा हमारा जो ओरल हाइजीन और नेजल हाइजीन मेंटेन करेंगे उससे। तो दूसरी चीज ये हो गई, तो सफाई हो गया, हमारा मास्क का यूज हो गया। और मास्क के यूज में भी ये बहुत जरूरी है कि मास्क, जैसे अगर कई लोग देखते हैं कि N95 लिया और उसको हफ्ते 15 दिन तक पहनते रहते हैं, तो वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, तो मास्क भी क्लीन होना चाहिए।
अगर आप डिस्पोजेबल पहनते हैं तो उसको एक दिन के बाद डिस्पोज कीजिए, और अगर आप क्लॉथ का मास्क पहनते हैं तो उसको रोज वॉश कीजिए। 2-3 मास्क रखिए, उसको धो के पहनते रहिए। तो अपने मास्क की भी क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, अपने आप की भी क्लीनलीनेस जरूर है, अपने सराउंडिंग्स की क्लीनलीनेस जरूरी है। और चौथी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति को है कोरोना से रिकवर हुआ है, उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल पूरा अप्रोप्रिएट चाहिए। मतलब उसका जो ब्लड शुगर लेवल है बिल्कुल सही मात्रा में मेंटेन रहना चाहिए, चाहे उसे दवाइयां गोली के फॉर्म में लेनी पड़े, चाहे इंजेक्शन के फॉर्म में लेनी पड़े। तो अपने जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत जरूरी है, शुगर कंट्रोल रहना मरीजों में बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर सौमित्र, जो डॉक्टर राजेश भी एक वजह बता रहे थे, स्टेरॉइड्स की वजह से लोग ज्यादा प्रोन हो जाते हैं कि उन्हें ब्लैक फंगस कैच करे, लेकिन ह्यूमिफाइड ऑक्सीजन आजकल सेकेंड वेव में कोरोना में बहुत ज्यादातर पेशेंट्स को देना पड़ रहा है, और ये भी एक बड़ा सर्कमस्टेंस कंडीशन बताई जा रही है जिसमें ब्लैक फंगस पनपता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तभी हम लोग सारे डॉक्टर यही बोलते हैं, जब भी आपको कोरोना डायग्नोस हुआ है आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। लोग बाग क्या करते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट दूसरे को भेज देते हैं। अब दोनों लोगों के सिम्टम्स अलग होते हैं। स्टीरॉइड तभी देते हैं जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा हो, 94 से कम है, और चेस्ट का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है। अब क्या होता है दिक्कत, उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन दूसरे आदमी को भेज दिया और उन्होंने हाई डोज स्टीरॉइड शुरू से ले लिया। अब शुरू से हाई डोज स्टीरॉइड लेना वो बहुत गड़बड़ चीज है, क्योंकि वायरस का लोड बहुत ज्यादा बढ़ेगा जब आप स्टीरॉइड लेते हैं, और वो जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो सेट इन हो जाते हैं। तो उसमें जो स्टीरॉइड है उसको हर समय जुडिशियसली यूज करिए। आपको अपना ब्लड शुगर लेवल बहुत कंट्रोल में रखना है, और क्लीन स्टेराइल वाटर यूज करिए ह्यूमिडिफिकेशन के लिए ड्यूरिंग दी ऑक्सीजन थेरेपी। अगर आपका वाटर में मिलावट है, गंदा वाटर से आप अगर ह्यूमिडिफिकेशन ले रहे हैं तो उससे भी रिस्क बढ़ जाता है, और उसमें एंटीबायोटिक और एंटी फंगल जुडिशियसली यूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मल्होत्रा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से डूज डोंट्स क्यों पनपता है, ब्लैक फंगस क्या है, ये हम सब समझ रहे हैं। ब्लैक फंगस क्या जानलेवा हो सकता है? जी, और ना सिर्फ जानलेवा, बहुत हाई परसेंटेज में जानलेवा हो सकता है। इस कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से तो 50% से ज्यादा लोगों में ये जानलेवा हो सकता है, इसलिए क्योंकि ये जब नाक के रास्ते ये आंखों की तरफ जाता है और वहां से ब्रेन में जाता है। दूसरे इसमें एक ये टेंडेंसी होती है कि आपकी खून की नालियों को संक्रमित करके उसके अंदर जा सकता है और वहां से वो लोकली फैल सकता है। और एक और बात भी है कि क्योंकि ये सब उनमें हो रही है इन्फेक्शन जो पहले से ही बहुत इम्यूनोसप्रेस्ड है, जिनकी किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम है, और फिर इसके इलाज से होने वाली जो इसके लिए जो दवाइयां हैं वो अपने आप में भी उनके जोखिम है, उनके साइड इफेक्ट्स है, और उन दवाइयों से इलाज करने के बाद में आपको दूसरी और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप एंटी फंगल ट्रीटमेंट पे है तो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस आपको हो सकती हैं। तो इतने सारे फैक्टर्स पेशेंट के अगेंस्ट पिच हो जाते हैं कि उसके लिए फिर ये जब तक कि इसको रोका नहीं जाए या बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करके जल्दी ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये वाकई में जानलेवा हो सकता है। यानी कि इसका आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वक्त पे आप पहचान लें कि आप ब्लैक फंगस का शिकार हैं या नहीं। आप तीनों ने बहुत जरूरी बातें हम तक शेयर की, और ये हमने भी समझा कि ब्लैक फंगस है क्या, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और अब तो इसकी दवाइयों की भी किल्लत देश में अलग अलग जगहों पर होने लगी, क्योंकि पहले महाराष्ट्र गुजरात से मामले ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, अलग अलग राज्यों से ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम हमारे पैनल का तीनों डॉक्टर्स का, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और ब्लैक फंगस को समझना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है, म्यूकोरमाइकोसिस जिसे बताया जा रहा है। अगर आप कोविड पेशेंट हैं या कोविड से रिकवर भी हो चुके हैं तो हाइजीन का विशेष ख्याल रखें ताकि आप ब्लैक फंगस से बचे रहें। एक ब्रेक के बाद आगे भी कोविड कॉन्फ्रेंस में कुछ और डॉक्टर्स के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।